CKD बढ़ा हुआ क्रेटिनिन कैसे करके ठीक किया जाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है ये जानना कि ये क्रेटिनिन बढ़ता क्यों है, ऐसी क्या गड़बड़ी हो जाती है किडनी में कि क्रेटिनिन बढ़ना चालू हो जाता है। सबसे पहले इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि जैसे हमने एक बहुत सिंपली ऐसे करके किडनी बना ली, ये है एक किडनी, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है किडनी, ठीक है। तो ये किडनी है, मान लेते हैं ये है किडनी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि यहां से रीनल आर्टरी आ रही है, ठीक है। रीनल आर्टरी क्या लेके आ रही है, कौन सा ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड। अनफिल्टर्ड का मतलब हाँ, जिसमें बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिसको शरीर में नहीं रुकना चाहिए, जो शरीर में से निकल जाए, वो अगर ब्लड के साथ मिला हुआ है तो क्या है, फिल्टर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, अनफिल्टर्ड है, फिल्टर करने के लिए जा रहा है ये। तो अनफिल्टर्ड ब्लड लेकर के रीनल आर्टरी, अब अपन यहां ये ना समझें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आर्टरी, तो अनफिल्टर्ड में आर्टरी अनफिल्टर्ड को कैरी कर सकती है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, ऑक्सीजन तो है इसमें, ठीक है। तो जनरली कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आर्टरी है तो अनफिल्टर्ड कैसे, तो आर्टरी है तो अनफिल्टर्ड तो लेके चलेगी ही, क्योंकि आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा, केवल एक आर्टरी को छोड़ करके। कौन सी आर्टरी, हाँ, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके, ठीक है। तो अब यहां अनफिल्टर्ड ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में गया, किडनी उसमें से क्या करेगी, किडनी मान लो एक ऐसे करके, इसको ऐसे मान लिया कि इसको भी छोड़ दो, हमने तो ये माना ये है किडनी, ठीक है। यहां से अनफिल्टर्ड ब्लड आया, यहां ऐसे करके छलनी लगी हुई है बहुत सारी, और इसमें से छलनी में से वो ब्लड निकला और यहां फिल्टर होकर के कहां से वापस गया, फिल्टर्ड ब्लड कहां जाएगा, रीनल वेन से होते हुए कहां जाएगा, रीनल वेन से होते हुए कहां जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वगैरह, तो इसमें अनफिल्टर्ड मतलब रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बीच में सब कुछ हो गया वो, ठीक है। हाँ, उसको चलो अब अपन देखेंगे। हाँ, तो रीनल आर्टरी अनफिल्टर्ड ब्लड, रीनल आर्टरी से कैसे करके प्रोसेस होगा ये हम किडनी में समझेंगे, हम रफ सरफेस अभी समझ रहे हैं। रीनल आर्टरी अनफिल्टर्ड किडनी में गया, किडनी फिल्टर का काम कर रही है, यहां से फिल्टर होकर के फिल्टर्ड ब्लड जो है ना रीनल वेन के थ्रू कहां, ऐसे रीनल आर्टरी ऐसे करके रीनल वेन से फिर से कहां गया, रीनल वेन से होते हुए इंफीरियर वेना कावा से होते हुए हार्ट की तरफ चला, ठीक है। तो अब इसको और ग्रॉस में समझें कि अगर ये रीनल आर्टरी में आया तो रीनल आर्टरी में कहां से आया था, अगर हम और ग्रॉस में समझें, रीनल आर्टरी मतलब हाँ, एब्डोमिनल एओर्टा से आया था, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा से आया, ये हार्ट है, मान लो हार्ट ऐसे करके मान लेते हैं, ये 4 चैम्बर होते हैं ना हार्ट के, तो ये वाला चैम्बर बड़ा होता है, ये वाला थोड़ा छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है और ये वाला थोड़ा छोटा होता है, 4 चैम्बर मान लेते हैं, ठीक है। ये चारों चैम्बर है, यहां से ऐसे करके आर्च ऑफ एओर्टा और यहां से ये एब्डोमिनल एओर्टा आया, इस एब्डोमिनल एओर्टा से इसको सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा के बाद में कहां आया, ब्लड रीनल आर्टरी। अच्छा, रीनल आर्टरी का मतलब क्या होता है कि वो आर्टरी मतलब वो खून की नली जिसमें शुद्ध खून तो है, ऑक्सीजन तो लेके जा रही है, न्यूट्रिशन भी है, लेकिन साथ में कुछ अनफिल्टर्ड चीजें हैं जिनको फिल्टर करने के लिए वो किडनी के पास जा रही है। तो ये रीनल आर्टरी अनफिल्टर्ड पूरे ब्लड को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के साथ लेकर के किडनी के पास गई। अब किडनी के पास गई, क्यों गई, किस उद्देश्य से गई, कि किडनी इसमें से गंदगी बेकार की चीजें जो हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उनको निकाल देगी, और निकालने के बाद फिर रीनल आर्टरी के बाद रीनल वेन के थ्रू, अब रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बीच में ये किडनी है पूरी, इस किडनी को अपने को समझना है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी रीनल वेन के थ्रू ये वाला ब्लड जो है वो फिर कहां गया, रीनल वेन से इंफीरियर वेना कावा से होते हुए फिर से हार्ट के इस चैम्बर से ऊपर वाले, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू
पल्मोनरी आर्टरी, द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके थ्रू कहां गया? लंग्स में गया। लंग्स में से पल्मोनरी वेन, द ओनली वेन विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से फिर आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से आर्च ऑफ एओर्टा से होते हुए एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से फिर से रीनल आर्टरी, फिर किडनी में एंटर कर गया। फिर किडनी में एंटर करने के बाद उसने पूरा प्रोसेस किया। फिर जैसे ही किडनी से छूटा बाहर आया रीनल वेन के रूप में, फिर से फिल्टर्ड ब्लड। अब फिल्टर्ड, लेकिन अब इसमें अगर सोचें अपन तो फिल्टर्ड तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन तो किडनी में देके आ गया, ये न्यूट्रिशन जो था वो भी किडनी में देके आ गया, लेकिन फिल्टर करके लाया। जो गंदगी लेके आ रहा था वो फिल्टर कर दिया किडनी ने, लेकिन ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले लिया। ऑक्सीजन नहीं है अब, लेकिन फिल्टर्ड है। खून फिल्टर है, गंदगी नहीं है खून में, ठीक है। वो निकल करके इंफीरियर वेना कावा में आया, यहां से फिर सीधा वो हार्ट में जाएगा। अब हार्ट में क्यों जा रहा है? क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के पास जाना है। लंग्स के पास जाने के पहले वो हार्ट में जाएगा, क्योंकि हार्ट से ही लंग्स में पहुंचाया जा सकता है उसको, ठीक है। हाँ, हार्ट से पंप होकर के लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है, ये कंफर्म है। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बीच में एक पूरा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्टर जो है वो किडनी है। अब कैसे करके किडनी फिल्टर करती है इसको, अब बनाओ किडनी का पिक्चर, ठीक है। किडनी में क्या होता है? किडनी का यूनिट स्ट्रक्चर क्या है? किडनी की इकाई जिसको बोला जाता है वो क्या है? नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन किस तरीके का है? नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले किडनी की सप्लाई, अब देखो कि एब्डोमिनल एओर्टा, इसको लिख लेना, एब्डोमिनल एओर्टा के बाद में फिर आया रीनल आर्टरी। अच्छा, अब रीनल आर्टरी बताओ, रीनल आर्टरी किस चीज में डिवाइड होती है? अब ये आएगी सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी के बाद क्या आएगा? इंटरलोबार। पहले इंटरलोबार, हाँ, लोब जो है लोब्यूल से बड़ा होता है, तो पहले लोब में जाएगा। लोब, इंटरलोबार, उसके बाद फिर आर्कुएट, और आर्कुएट के बाद इंटरलोब्युलर, और इंटरलोब्युलर जो है वो जाएगा एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल, ये क्लियर है। एफरेंट आर्टीरियोल पे गया। अब एफरेंट आर्टीरियोल से वो इफरेंट आर्टीरियोल से निकल करके बाहर आ जाएगा। अब इफरेंट आर्टीरियोल से निकल करके बाहर आएगा, तब फिर वो फिर से चल रहा है किधर की तरफ? इंटरलोब्युलर वेन। अब वेन बन गया। अच्छा, वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस था? फिर यहां आर्टरी अभी क्या लेके चल रही थी? ऑक्सीजनेटेड लेकिन अनफिल्टर्ड, यहां डीऑक्सीजनेटेड लेकिन फिल्टर्ड। ये कंफर्म है ना? तो इफरेंट आर्टीरियोल से चला, अब ये आ गए इंटरलोब्युलर, इंटरलोब्युलर के बाद आर्कुएट, फिर इंटरलोबार, इंटरलोबार के बाद फिर सेगमेंटल वेन नहीं आती, इंटरलोबार के बाद में सीधे आ गए हम कहां? रीनल वेन। रीनल वेन क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया? आर्टरी कब तक थी? जब तक इसके पास ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन इसने यहां इफरेंट आर्टीरियोल। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा ये हल्का सा और ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी कि यहां फिल्टर तो हो गया, लेकिन रीनल सप्लाई कहां गई? फिर रीनल सप्लाई कहां गई? फिल्टर, ये तो फिल्ट्रेशन के लिए आ गया था। जैसे हार्ट में खून पंपिंग के लिए तो गया, लेकिन हार्ट की भी अपनी सप्लाई होती है ना, कोरोनरी आर्टरीज जिनको बोला जाता है। तो यहां कहां है वो? हाँ, कहां है? एफरेंट आर्टीरियोल तक तो ये फिल्टरेशन के लिए आई थी, ऑक्सीजन तो था। यहां ऑक्सीजन तो था क्योंकि ये अभी भी आर्टीरियोल ही है, आर्टीरियोल ही तो है ना, ये वेन तो नहीं बना। तो एफरेंट आर्टीरियोल से एफरेंट वेनियोल बोल देते हैं। जनरली ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है? एफरेंट आर्टीरियोल से इफरेंट आर्टीरियोल में आए, इफरेंट आर्टीरियोल में तो आ गए, क्योंकि ये तो केवल क्या है, जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है, एक ये है एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, ये है इफरेंट आर्टीरियोल, और ये क्या है? ये ऐसे करके वोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये वोमेंस कैप्सूल है, ये ऐसे,
और वोमेन्स कैप्सूल जो है, ये वोमेन्स कैप्सूल का ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, इसको क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल है ना ये भाई, ट्यूब ही तो है ये। तो ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया वोमेन्स कैप्सूल पूरा, जिसमें हाँ पीसीटी, ये ट्यूब्यूल है, लेकिन ट्यूब्यूल कौन सा वाला? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब ऐसे ऐसे करके घुमा हुआ, तो ऐसे ऐसे करके घुमा हुआ है ना, तो इसलिए प्रॉक्सिमल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास में है, ठीक है, तो इसलिए पीसीटी। अब यहां पीसीटी के बाद ऐसे करके एक लूप बनी, हाँ इसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेनले नामक साइंटिस्ट ने ये खोजा था सिर्फ, ठीक है। तो ये लूप बन गई। इस लूप के बाद यहां एक फिर से ट्यूब्यूल जो है, ये ट्यूब जो है, ये ऐसे करके कन्वोल्यूटेड हुई, ऐसे करके घूमी, और लेकिन ये क्या है? डिस्टल है, इसलिए इसको बोला जाता है डीसीटी। और ये जो है डीसीटी ऐसे करके एक कलेक्टिंग डक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको बोला जाता है सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे कई कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के एक क्या बनाते हैं? एक चैम्बर बनाते हैं, जिसको कौन सा कैलिस बोला जाता है? माइनर कैलिस बोला जाता है, जहां किडनी की पथरी जाके फंसती है ना वो। तो ऐसे कई सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलते हैं, तब कई सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलते हैं का मतलब एक नेफ्रॉन का ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो नेफ्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ये नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। अब नेफ्रॉन में ये जो है, यहां ऐसे बहुत सारे फेनेस्ट्रेशंस होते हैं वोमेन्स कैप्सूल में। और ये जो ग्लोमेरुलस एपरेटस है, इस ग्लोमेरुलस एपरेटस का ये वाला जो पार्ट है, इसका डायमीटर होता है ज्यादा, और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर होता है कम। तो ज्यादा से खून आ रहा है, कम से निकल पा रहा है, तो फिर यहां क्या होगा? यहां कोई हर्ट तो है नहीं, मोटर तो लगी नहीं है कि मोटर से प्रेशर डाल रहे हैं उसके बाद फिल्टर हो रहा है। तो यहां अपने आप एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर के बेस पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है। आ ज्यादा रहा है, निकल कम पा रहा है, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर के चक्कर में यहां से गंदगी निकल करके वोमेन्स कैप्सूल में आ जा रही है, और वोमेन्स कैप्सूल में ऐसे करके ये पूरा कलेक्ट होकर के चल रही है गंदगी, ऐसे ऐसे करके घूम घूम के चल रही है, और वहां जाकर के इस गंदगी के साथ में थोड़ा बहुत पानी निकल करके कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट पे जैसे ही वो पानी पहुंचता है, फिर वो पानी या ब्लड नहीं कहा जाता, फिर उसको यूरिन ही कहा जाएगा। यहां इसको यूरिन नहीं कह सकते, यहां यूरिन नहीं कह सकते, यहां तो ब्लड कह ही रहे थे, लेकिन अब यहां ये ब्लड नहीं रहा, यहां ये यूरिन हो गया। तो कभी कभी देखते हैं कि किडनी में इंफेक्शन हो गया, किडनी में यूरिन का कलर जो निकल करके आ रहा है वो रेड है। रेड क्यों है? क्योंकि उसमें ब्लड के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो ब्लड को रेड कलर का कराते हैं। क्या होता है? आरबीसीज पाए जा रहे हैं कुछ, ठीक है, तो उसकी वजह से रेड कलर है इसका, ठीक है, ये कंफर्म है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्रोनिक किडनी डिजीज में प्रॉब्लम यहां आती है, ठीक है, या प्रॉब्लम यहां और यहां हो सकती है, और या फिर होने को यहां भी हो सकती है लूप ऑफ हेनले में। तो प्रॉब्लम कैसे? क्योंकि किडनी का काम क्या था? यहां से खून गया था किडनी में, और यहां से फिल्टर होकर के उसको निकल करके बाकी अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए रीनल वेन के माध्यम से बाहर आ जाना था, गंदगियां छोड़ करके। लेकिन रीनल वेन के माध्यम से बाहर तो आ गया, गंदगियां छोड़ नहीं पाया, लेके आ गया दोबारा। तो गंदगियां मतलब क्रेटिनिन, गंदगियां मतलब क्रेटिनिन, यूरिया, बाकी सोडियम पोटेशियम के लेवल, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारा काम इसी का तो था। अब ये कर नहीं पाया, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो कैसे? अब कैसे करना है? कोशिश करके इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कराना चालू कर दिया जाए, तब जाके ये वाला किडनी का जो रोग है वो धीरे धीरे करके ठीक होना चालू होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या बनाना है? अगर मान लो कोई किडनी का पेशेंट आ जाता है कि भाई हमको किडनी की समस्या है, अब बताओ कहां से प्लानिंग चालू करेंगे? हम डायरेक्ट किडनी पैक दे दो, सही हो जाएगा? हाँ, शुरुआत कहां से होगी? डायजेस्टिव ट्रैक्ट को बिल्कुल साफ करने से। अगर वो छोड़ के चल रहे हो, कभी किडनी का पेशेंट ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि
जनरली किडनी के केस में दिया क्या जाता है, सामान्य तौर पर जैसे हम आजकल जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें क्या क्या कर रहे हैं कि किडनी का खून जो जा रहा था वो हमने किसी भी आर्टरी से निकाल लिया, कहीं से भी, ठीक है, या वेन से निकाल लिया, वेन से निकाला और खून को निकाल करके अपने को लग रहा है कि ये गड़बड़ हो गया है, पूरा नेफ्रॉन काम नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही नेफ्रॉन्स एक मशीन में होते हैं जिसको डायलाइजर यूनिट बोला जाता है। अब वो तो मशीन है, वो तो प्रॉपर फिल्टर है, काम कर रहे हैं, खून को निकाल करके इस तरीके से उस मशीन में डाला और यहां से खून को फिल्टर करके बॉडी में घुसा दिया दोबारा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, खून यहां से इस मशीन में डाला जा रहा है, मशीन जैसे नेफ्रॉन काम करता है उस तरीके से काम कर रही है। मशीन ने उस खून में से सारी गंदगी निकाल दी, यूरिन के रूप में गंदगी निकल करके बाहर आ गई, और वो खून जो फिल्टर होकर के मशीन से बाहर निकल के आया, वो बाहर निकला हुआ खून शरीर में फिर से अंदर डाल दिया गया। इसी को बोला जाता है डायलिसिस। अब ये डायलिसिस जो है आप कहीं बाहर से करवाओगे तो इसको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि इस पे लोड पड़ रहा था, पड़ता हुआ लोड इसका कब कम होगा, जब इसका काम कोई और कर दे। तो डायलिसिस कराना, अगर क्रेटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे क्रेटिनिन 13-14 हो गया, लोग अभी भी लगे हुए हैं कि नहीं डायलिसिस कराते हैं, डायलिसिस कराने के बाद तो बार बार करानी ही पड़ती है, इसलिए डायलिसिस नहीं करा रहे। तो करानी ही पड़ती है, बाद में आएगा, पहले आएगा कि डायलिसिस अगर नहीं कराई, क्रेटिनिन 12-13 है, यूरिया ज्यादा हो गया और प्रॉब्लम हो जाएगी। डायलिसिस नहीं कराने की वजह से इतने क्रेटिनिन और इतने यूरिया में कहीं अगर मान लो सोडियम फॉल होना चालू हो गया, पोटेशियम बढ़ना चालू हो गया, बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। आंखें जा सकती हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स खराब हो सकते हैं, हार्ट में और बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर बहुत जरूरत पड़ी, और फिर क्या होगा कि जैसे ये फिल्टर करके निकाल नहीं पा रहा, यूरिन ही नहीं बना पा रहा, तो फिर क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाएगा तो किसी किसी केस में तो बीपी की वजह से किडनी की समस्या होती है, लेकिन किसी किसी केस में किडनी की समस्या की वजह से बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी की समस्या हुई, किडनी ने फिल्टर करके ब्लड का वॉल्यूम नहीं करके ब्लड के वॉल्यूम में बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम में से पानी निकल के यूरिन के माध्यम से बाहर जाता रहता तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन बना रहता, वो हो नहीं पाया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, बढ़े हुए ब्लड के वॉल्यूम की वजह से हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के मैंने ये बताया था कि नहीं बताया, हाइपर वॉल्यूमिक, हाइपर मतलब ज्यादा, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ब्लड के वॉल्यूम के ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, हाइपरटेंशन। तो ब्लड के वॉल्यूम के ज्यादा होने की वजह से अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसका नाम होता है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरटेंशन। ये सामान्य तौर पर किडनी की समस्या की वजह से होता है, या फिर सोडियम का ज्यादा इंटेक करने की वजह से होता है, ठीक है। तो ये कंफर्म हुआ बिल्कुल। अब इसको ट्रीट करना है तो सबसे पहले डायजेस्टिव ट्रैक्ट को बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल साफ करना पड़ेगा। डायजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे ही साफ कर दोगे तो फिर वहां से जो खून खिंच करके लिवर की तरफ जाकर के फिर हार्ट में जाकर के, फेफड़ों में जाकर के, दोबारा हार्ट में आकर के, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो रीनल आर्टरी की तरफ आएगा उसमें कंपैरेटिवली गंदगी ही कम होगी, और वो कम गंदगी अगर इस किडनी के पास आएगी तो फिर किडनी के नेफ्रॉन को कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही नहीं कर रहा था बेचारा, लेकिन कम गंदगी आई है तो कम से कम काम करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, काम इतना पटक दो कि काम देख देख के सिर में दर्द हो जाए और आदमी सोचे इतना होना तो है नहीं, इसलिए शुरू ही नहीं करते। अगर काम को थोड़ा कम कर दो तो फिर आदमी को लगता है कि हाँ इतना तो हम कर सकते हैं, तो वो शुरू भी करेगा और खत्म भी कर देगा, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत होता है ये, कि काम ज्यादा जब दिखाई देता है, ढेर हो जाता है काम का, ऐसे समय में उस ढेर को पूरा करना तो छोड़ो, शुरू ही नहीं करते लोग। लोग कहते हैं गालियां तो वैसे ही पढ़नी है, अब पढ़नी है तो थोड़ी और पढ़ लेंगे, छोड़ो पढ़ा रहने दो, ठीक है। इसलिए हमने इसके काम को, आंतों को पूरा साफ करने के बाद इस काम को थोड़ा कम किया। जब थोड़ा कम किया तो इसमें सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि भाई कम है, चलो अपन कोशिश करते हैं। दूसरा, ये जो ग्लोमेरुलर एपरेटस है इसकी सप्लाई बहुत अच्छी कर ली जाए। अब सप्लाई बहुत अच्छी कर ली जाए, ये बात कौन सी थी कि वो कहां रीनल आर्टरी, रीनल सप्लाई कहां है, तो रीनल सप्लाई कहां से जाएगी, रीनल सप्लाई जाएगी। अब हम देखें कि एफरेंट आर्टीरियोल तक तो हमने समझ लिया था ना, क्या था, एब्डोमिनल एओर्टा, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबर, आर्कुएट, इंटरलोब्यूलर के बाद में एफरेंट आर्टीरियोल, ये आ गया एफरेंट आर्टीरियोल, क्लियर है, ठीक है। अब एफरेंट आर्टीरियोल के बाद में ये आया इफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल के ब्लड कंपोजिशन में कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? क्या डिफरेंस होगा? हाँ, इसमें से
बहुत सारी गंदगी और बहुत सारे पानी के साथ यहां छोड़ दी जाएगी, ठीक है, इसमें छोड़ दी गई। तो कम गंदगी के साथ लेकिन कम पानी के साथ खून यहां आया। कम गंदगी, कम पानी, प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, यही तो आया इफरेंट आर्टीरियोल। अब इफरेंट आर्टीरियोल से ऐसे करके ये निकलेगा, तो ये इफरेंट आर्टीरियोल एक तो बना रहा है। इफरेंट आर्टीरियोल के बाद में क्या, इंटरलोब्युलर वेन, फिर आर्कुएट वेन, फिर इंटरलोबार वेन, उसके बाद फिर रीनल वेन, ठीक है। उसके बाद फिर वो चल गया ऊपर की तरफ, लेकिन यहां से ही एक नली ऐसे करके निकल के आएगी और वो नली यहां ऐसे करके घूमेगी। इस हर ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके पास में ऐसे करके घूमेगी। तो ये क्या करेगी, ये एक तो सप्लाई देगी ब्लड की, न्यूट्रिशन की। ब्लड सप्लाई का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई यहां से आया, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई यहां से चला, इसके पास पास ऐसे करके घूम रही है, एक तो सप्लाई दे रही है। दूसरा इसी का काम एक और है, इसको वासा रेक्टा भी बोला जाता है। जो खून की नली इस जो लूप ऑफ हेनले है इसके पास पास ट्रेवल कर रही है। जैसे होता है ना कभी कभी रेलवे ट्रैक के पास पास में सड़क चल रही है, देखा है ना पिक्चरों में जनरली देखते हैं, तो वैसा ही ये एक ट्रैक है जिसमें आपका फिल्टर्ड होने के बाद में ब्लड में से गंदगी और पानी निकल करके इसमें घूम रही है, लेकिन साथ साथ में खून की नली चल रही है जिसको वासा रेक्टा बोला जा रहा है। और वो वासा रेक्टा जो है उसका काम होता है इसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को खींच लेना। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को ये खींचती रहेगी और यहां तक खींच के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास में घूम घूम के वो लगभग उतना पानी खींच लेगी जितना पानी सिर्फ यहां गंदगी के साथ निकलने के लिए जरूरी है, उतना छोड़ेगी, बाकी पूरा खींच लेगी। नहीं, अगर मान लो ये जिस हिसाब से फिल्टर करता है ना उस हिसाब से तो एक दिन में पूरा का पूरा शरीर निचुड़ करके पानी बाहर आ जाए और शरीर सूख करके बिल्कुल ऐसे सूखी लकड़ी जैसा हो जाए, बहुत दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो ये वासा रेक्टा जो है ये इसका काम ये होता है कि एक तो सप्लाई भी दे रही है, दूसरा इसमें से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसमें से धोखे से जल्दी में निकल करके आ जाती हैं, तो वासा रेक्टा उसमें से उनको खींच करके, और इन वासा रेक्टास का एक प्रॉपर फंक्शन होता है, ये देखती हैं कि ब्लड में क्या कम है क्या ज्यादा है, ठीक है। तो अगर उनको लग रहा होता है सोडियम कम हो रहा है तो ये सोडियम खींच देती है, उनको लग रहा होता है पोटेशियम ज्यादा हो रहा है तो पोटेशियम, तो यहां से पोटेशियम खींचेंगी नहीं, फिर ऐसा नहीं होता कि वापस डाल लें, वापस ये नहीं डाल सकती, ये केवल एब्जॉर्प्शन का काम कर सकती है, रीअब्जॉर्ब, ठीक है। तो अगर पोटेशियम ज्यादा लग रहा है तो पोटेशियम इसमें से खींचेंगे नहीं, पोटेशियम को फिर निकल जाने देंगी यहां से, ठीक है। सोडियम अगर ज्यादा हो रहा है बॉडी में तो सोडियम को खींचेंगी नहीं, निकल जाने देंगी यहां से, और सोडियम अगर निकल के बाहर आ गया, सोडियम ज्यादा हो रहा था धीरे धीरे करके मैनेज हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है वासा रेक्टास। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो ये काम अगर सही तरीके से होता रहता तो किडनी में दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन ये वाला काम जो है ना वोमेन्स कैप्सूल काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा, और साथ में ये जो है वासा रेक्टास जो है ये भी अगर प्रॉपर तरीके से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही चीजों को तो भी गड़बड़ होता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है ये, इसीलिए बोला जाता है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन, नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के साइन 5, हाँ 5, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन और लॉस ऑफ फंक्शंस, ये पांचों साइन मिलेंगे यहां। तो ये कंफर्म है, क्लियर है बिल्कुल। अब अगर हम मान लो किडनी को ठीक करने का प्लान करेंगे तो हमने पहले तो आंतों को साफ कर दिया, दूसरे नंबर पे हमने पानी का इंटेक कम क्यों कराया जाता है। किडनी में क्या हो रहा है, पानी फिल्टर तो हो नहीं पा रहा, यूरिन तो बन नहीं पा रही, आप पिए जाओ दुनिया भर का तो क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरटेंशन होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपको ज्यादा पानी पीने के लिए मना किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है अमाउंट, कितना 1.2 लीटर्स। कब, जब क्रेटिनिन आपका 2.5 से ज्यादा होना चालू हो जाता है तो फिर पानी का अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करना चालू कर दिया जाता है। ये कंफर्म हुआ। अब इसके होने में रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्रॉनिक किडनी डिजीज के होने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं।
सबसे पहला डायबिटीज ही मान लो, ठीक है। तो डायबिटीज क्यों किडनी की बीमारी करा रही है? डायबिटीज क्यों करा रही है? क्योंकि हमने जो भी खाया वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड, वो उसने हाइपरग्लाइसीमिया करा दिया। हमने ज्यादा मीठा खा लिया, ये बोलने वाले लोग अपन नहीं होने चाहिए कम से कम, कि मीठा खा लिया इसलिए शुगर हो गई, ठीक है। लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से आपने जो भी खाया था उसका ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाया, ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिक हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी के चक्कर में, और उसकी वजह से वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा ग्लूकोज वाला ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है। अब ज्यादा ग्लूकोज वाला ब्लड अगर पूरे शरीर में घूम रहा है तो उस ज्यादा ग्लूकोज को फिल्टर करके बाहर करने की जिम्मेदारी किसकी? किडनी की, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम तो किडनी का ही है। तो किडनी पर लोड बढ़ गया। अब अगर किडनी पर लोड बढ़ गया तो किडनी पहले पहले तो पागलों की तरह काम कर करके उसको पूरा करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब किडनी को यह आभास हो जाएगा कि यार हम तो मर रहे हैं काम कर करके, लेकिन ये ना तो व्यायाम कर रहे हैं और ना ये खाने में कंट्रोल कर रहे हैं, ना तो ये इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना ये खाने में कंट्रोल करके बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अपन भी ज्यादा काम क्यों करें भाई, छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो फिल्टर करना किडनी जैसे ही छोड़ती है, फिर क्या होगा, वो ग्लूकोज फिल्टर होकर के निकल करके या तो यहां से निकालती रहती, जिसको क्या बोला जाता, ग्लाइकोसूरिया। हाँ, ग्लूकोज यूरिन से निकलना चालू हो जाता है +1 +2 +3 +4 +5 तक, ठीक है। ये अगर आ रहा है तो इसको ग्लाइकोसूरिया बोला जाता है। या फिर जब ये होगा तो फिर यूटीआई ज्यादा होने चालू हो जाएंगे। फिर जब ऐसा होगा तो फिर बार बार करके यूरिन आता है। जैसे जनरली बोला जाता है ना, मैंने पहले डायबिटीज जब बताई थी तब बताया था दो टाइप की होती है, डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस। तो इंसिपिडस में तो एडीएच कम होना चालू हो जाता है, एडीएच कम होगा तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो इंसिपिडस नहीं है, मेलिटस है, मेलिटस में क्यों पॉलीयूरिया होता है? मेलिटस में पॉलीयूरिया होने का केवल एक ही रीजन होता है, पॉलीयूरिया हो रहा है इसका मतलब अभी अभी हुई है शुगर। जिनकी शुगर बहुत ज्यादा दिनों पुरानी हो जाती है ना, उनको पॉलीयूरिया भी बंद हो जाता है फिर। तो पॉलीयूरिया का मतलब क्या है? बॉडी चाह रही थी कि जो चल रहा है, डायबिटीज जो बढ़ रही है, इसको कैसे भी करके मैनेज कर दो। मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ग्लूकोज को निकाल करके वो बाहर भेजे। बाहर भेजे कब? जब फिल्ट्रेशन बढ़े। तो फिल्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करके ज्यादा से ज्यादा यूरिन बना रही थी बॉडी, और ज्यादा से ज्यादा यूरिन निकल रहा था। तो प्रोस्टेट का पॉलीयूरिया और डायबिटीज का पॉलीयूरिया, डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा डिफरेंस? प्रोस्टेट का पॉलीयूरिया और डायबिटीज का पॉलीयूरिया। प्रोस्टेट में शुगर नहीं जाएगा। हाँ नहीं, एक तो मान लेते हैं शुगर तो नहीं जा, मान लो शुगर तो नहीं जा रहा, ग्लाइकोसूरिया नहीं हो रहा, लेकिन पॉलीयूरिया हो रहा है। फिर सर डायबिटीज में पैनक्रियास में प्रॉब्लम हो रही है, प्रोस्टेट में तो प्रोस्टेट में। वो तो अपन कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन अपन कैसे पता करेंगे कि हम केवल जो होता है ना प्रश्न, आयुर्वेद की त्रिविध परीक्षा जो होती है ना, जिसमें केवल हम पूछ करके पता लगाते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ ऐसा प्रश्न है जिसको पूछ करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि डायबिटीज का पॉलीयूरिया है या प्रोस्टेट का पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब कंफर्म है, पॉली मतलब मैनी टाइम्स, यूरिन के लिए जाना, ठीक है। तो ये कैसे होगा? पॉलीयूरिया इन केस ऑफ डायबिटीज, ठीक है, पॉलीयूरिया इन केस ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, डी फॉर डायबिटीज, पी फॉर प्रोस्टेट। तो पॉलीयूरिया इन केस ऑफ डायबिटीज क्या होगा? यहां डायबिटीज में क्या हो रहा है? खूब सारा खून जा रहा है, खूब सारे शुगर को लेकर के, और खूब सारा शुगर इसमें छानने के बाद में निकालने की कोशिश करी जा रही है। अगर मान लो निकालने की कोशिश करी जा रही है, उसमें शुगर नहीं भी आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरिन बन रहा है। तो अगर बार बार जाना पड़ रहा है लेकिन साथ में यूरिन का वॉल्यूम भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, बार बार तो जा रहे हैं लेकिन यूरिन का वॉल्यूम भी अगर ज्यादा जा रहा है, तो फिर धीरे धीरे करके इसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉलीयूरिया है ये डायबिटीज का पॉलीयूरिया है, ठीक है। अब इन केस ऑफ जो प्रोस्टेट है उस केस में पॉलीयूरिया कैसा होगा?
प्रोस्टेट में क्या हो रहा है? प्रोस्टेट में हमने देखा भाई, प्रोस्टेट इस तरीके से एक ग्लैंड होती है जो यूरेथ्रा के पास में ऊपर इस तरीके से ऐसे करके ऊपर की तरफ चिपकी है। अगर ये प्रोस्टेटोमेगाली हुआ तो इसका साइज बढ़ा, प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से यूरेथ्रा पर प्रेशर आया तो एक बार में ज्यादा यूरिन निकल के नहीं आ रहा। अब एक बार में ज्यादा नहीं आया, लेकिन ज्यादा नहीं आया, थोड़ा निकल के आया, फिर यहां रुक गया। ये यूरिनरी ब्लैडर था। ब्लैडर इस तरीके से होता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहां ऐसे करके पीछे की तरफ से यूरेथ्रा दोनों आए हुए हैं, ठीक है। तो यहां बार बार तो आएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ यूरिन कम आएगा। तो पॉलीयूरिया तो दोनों में ही हो रहा है, बार बार तो यूरिन दोनों में ही आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम यहां ज्यादा आएगा और यहां वॉल्यूम कम आएगा। ये कंफर्म करेगा कि ये पॉलीयूरिया जो डायबिटीज वाला है या प्रोस्टेट वाला है, ठीक है, कंफर्म है। अब अगर मान लो हमको इसको ट्रीट करना है, हमने शुगर की वजह से किडनी डिजीज हुई थी मान लिया था, तो शुगर को मैनेज करना किडनी डिजीज को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम शुगर को बैलेंस किए बिना चाहें कि किडनी डिजीज ठीक हो जाए तो नहीं होगी, ठीक है। शुगर को बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन पहले नंबर पर जो इंटेस्टाइन की सफाई थी वो तो रहेगी ही, दांतों की सफाई। दूसरे नंबर पर शुगर को मेंटेन करना। तीसरे नंबर पर ब्लड सप्लाई जो है ना किडनी पे बढ़ा लेना। और चौथे नंबर पर कैसे भी करके जो काम किडनी करती है, अब जनरली आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि किडनी जो काम करती है वो हम त्वचा से करा देंगे। किडनी जिस तरीके से पूरे के पूरे खून में से गंदगी पानी के रूप में निकाल करके बाहर करती है, हम वैसा ही काम पूरा का पूरा स्किन से करा देंगे। गर्म पानी में लिटा देंगे, गर्म पानी में बिठा देंगे, या धूप में लिटा देंगे, बिठा देंगे। डेफिनेटली किडनी के जैसा ही काम स्किन कर सकती है, लेकिन जितना काम किडनी करती है उतना काम स्किन नहीं कर पाएगी। ये जरूर है कि स्किन को अगर थोड़ा बहुत और अच्छा कर लेंगे तो 2-5% काम किडनी का स्किन अपने ऊपर बर्डन लेकर के करना चालू कर सकती है। लेकिन अगर यह सोचा जा रहा है कि पूरा किडनी, नहीं तो फिर गड़बड़ी क्या थी, किडनी खराब हो जाती, आदमी स्किन से काम कराता रहता, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। किडनी का एक खराबी इसकी वजह से, शुगर की वजह से हो गई, क्लियर है। अब किडनी के लिए जो जर्नल मेजरमेंट जो होते हैं ना, किडनी का दूसरा कारण किडनी की खराबी का, सीकेडी होने का, इंडाइजेशन। हाँ, अल्टीमेटली इंडाइजेशन को मान सकते हैं, क्योंकि अपन तो कह ही रहे थे अभी अभी कि कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और स्पेसिफिक पे चलते हैं पहले। एक तो किडनी के लिए डायबिटीज तो स्पेसिफिक फैक्टर था, दूसरा और कोई स्पेसिफिक फैक्टर सर, इम्प्योरिटीज। और एक स्पेसिफिक फैक्टर पहले, एक तो किडनी अभी अभी अपन ने बताया था कि किडनी की खराबी की वजह से बढ़ जाता है, या फिर कभी कभी उसकी वजह से क्या, हाइपोटेंशन, बीपी। बीपी अगर ज्यादा रहे किसी का, बहुत ज्यादा, शुगर उगर थी ही नहीं बिल्कुल दूर दूर तक, लेकिन बीपी बहुत ज्यादा था, तो बीपी अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो फिर क्यों किडनी का गड़बड़ी आ जाएगी, बीपी की वजह से क्यों आ जाएगी, कोई पैथोफिजियोलॉजी? कैसे प्रेशर पड़ेगा? सर ब्लड का सर, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। हाँ, तो ज्यादा अमाउंट में ब्लड आने लग जाएगा, तो हाँ, फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड के प्रेशर, यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल पे पहले से ही प्रेशर था। सर, किडनी का वर्कलोड बढ़ जाएगा बेसिकली। सोडियम का। हाँ, अब अगर एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच के प्रेशर में पहले से ही प्रेशर ज्यादा था यहां, अब आपको हाइपोटेंशन और किसी को हो लिया। हाइपोटेंशन का मतलब होता है प्रेशर का ज्यादा हो जाना, प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल, यही तो ब्लड प्रेशर होता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल इज ब्लड प्रेशर। तो यहां पहले से ही ज्यादा था एफरेंट और इफरेंट के चक्कर में, लेकिन यहां प्रेशर के साथ में और आने लग गया, तो यहां जोर जोर से और प्रेशर पड़ेगा, और जो छन के जाना है या नहीं जाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर के चक्कर में यहां ये वोमेन्स कैप्सूल जो है ये गड़बड़ करना चालू कर देगा। इसकी वजह से भी किडनी पहले धीरे धीरे थोड़ी खराब, उसके बाद में क्रॉनिक किडनी डिसीज हो जाती है।
इस कंडीशन को अगर ट्रीट करना है तो सबसे पहले बीपी को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर बीपी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं और फिर हम कुछ भी करे जा रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा। अच्छा, इस कंडीशन में आप अगर डायलिसिस करा रहे हो तो इस कंडीशन की डायलिसिस ज्यादा दिन चलती भी नहीं है। इस कंडीशन में तो डायलिसिस हो सकता है रोज ही करानी पड़ जाए, क्योंकि आपने जैसे ही डायलिसिस कराई, डायलिसिस कराने के बाद आपने हाइपोवॉल्यूमिक कर दिया, ज्यादा यूरिन निकलवा के बाहर कर दिया, वॉल्यूम को भी कम कर लिया। चलो मान लेते हैं कि हाइपरवॉल्यूमिक हाइपरटेंशन हो रहा था, आपने वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन बीपी के कारण जो होते हैं ना, वो केवल हाइपरवॉल्यूमिक नहीं होता बीपी बढ़ने का कारण। बीपी बढ़ने के तो बहुत सारे कारण होते हैं ना, इसको अपन देखेंगे फिर बाद में, ठीक है। तो बीपी की वजह से किडनी खराब होती है। अगर बीपी की वजह से किडनी खराब हुई है तो पहला काम बीपी को ठीक करना है। बीपी को ठीक करने के लिए बीपी का कारण क्या है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो बीपी के कारण को अगर ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में आप कुछ भी करते रहो, कोई काम में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है।